जी हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज हम हिस्ट्री की एक नई सीरीज़, मैंने जो आपसे लास्ट एपिसोड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और इट्स रोल इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात की थी। टुडे वी विल टॉक अबाउट द ग्रीक हिस्ट्री। हम यूनान की तारीख़ और उसका जो किरदार है इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री उसका हम डिस्कस करेंगे। और उसका फर्स्ट पार्ट जो है उसको हम शुरू करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाली है। द रीज़न इज़ कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंदर जितने ज़्यादा इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट ग्रीक हिस्ट्री के हैं उतने किसी के नहीं। बिल्कुल एक शॉर्ट सी जोग्राफी के साथ इसके परवेसिव और एनॉर्मस इम्पैक्ट नज़र आते हैं हमें हिस्ट्री, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, स्पेशली फ़िलासफ़ी के ऊपर। फ़िलासफ़ी इट्सेल्फ इज़ अ ग्रीक वर्ड मीन्स, इसके फिलो मीन्स लव एंड सोफी मीन्स लॉजिक, मीन्स लव फॉर लॉजिक। और लॉजिक और मंतक जो है ये बुनियाद बन गया ग्रीक्स के लिए टू एक्सप्लेन द नेचर। तो उसके हवाले से हम फर्स्ट चैप्टर जिसके बारे में बात करेंगे वो है इनिशियल ग्रीक हिस्ट्री, जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है या इसको बहुत कम बताया या पढ़ाया जाता है। दीगर आर्यई, जैसे कि हमने इंडियन हिस्ट्री की एपिसोड में जिक्र किया कि जो आर्यई थे वो अफ़गानिस्तान में आए और ईरान और हिंदुस्तान के बाद वारिद हुए इन इलाकों के अंदर। इसी तरीके से ये भी आर्याई कबीले थे यूनानी जो ब्लैक सी भी है असफल सेंट्रल एशिया के अंदर तकरीबन 1000 बीसी के अंदर माइग्रेट होकर आ गए मॉडर्न डे टर्की के अंदर। मॉडर्न डे टर्की के अंदर आने के बाद इन्होंने मेडिटेरेनियन के शोर्स के ऊपर बहुत सारे शहर बसाए। अकॉर्डिंग टू हीरोडोटस, द मोस्ट फेमस हिस्टोरियन जो है ग्रीक्स का, उसके मुताबिक इस इलाके को यूनिया कहा जाता है और डोडेकापोलिस मीन्स 12। उसने 12 यूनानी शहरों का जिक्र किया है और कहा जाता है गालिबन इनमें से ट्राय भी एक सिटी था जिसके बारे में बड़ी मशहूर मूवी हेलन ऑफ ट्राय, इसका हम थोड़ा सा जिक्र आगे करेंगे। तो इनिशियल ग्रीक हिस्ट्री जो है वो एक्चुअली मॉडर्न डे टर्की के शोर्स के ऊपर है। वी विल डिस्कस इट टू सम एक्सटेंट। उसके बाद फिर हम उसके नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। उसकी मुख्तलिफ यूँ हम समझते हैं कि सिलसिले हैं। अब फर्स्ट में एपिसोड के अंदर तो हम आ गए कि ये मॉडर्न डे टर्की के शोर्स के ऊपर। मॉडर्न डे टर्की और ग्रीक के दरमियान जो समुंदर वाक़ है उसे कहा जाता है एजियन सी। एजियन सी के अंदर इन्होंने अपनी नेवल पावर को बढ़ाया। ड्यू टू दैट नेवल पावर दे आल्सो एनहांस देयर इकोनॉमी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो ग्रीक से उनका रोल बहुत अहम और वो नेवल पावर बन गए। और यहाँ पर उन्होंने जो सिटी स्टेट्स बनाई दे वर वेरी फेमस। एटिका जो मॉडर्न डे एथेंस है वो उसका कैपिटल था। उसके अलावा कोरिंथ, मैसेडोनिया, ओलंपिया, थ्रेस, तो ये ज़्यादा पॉपुलर थी और इनकी आपस में यूनियन थी। ये आपस में अलाइंसेस भी करते थे, काउंटर अलाइंसेस, और जंगो जदल भी करते थे और इनमें इल्हाक भी होता है। और थर्ड एपिसोड में इन्होंने क्या किया कि मॉडर्न डे इटली और ग्रीस के दरमियान जो समुद्र है एड्रियाटिक सी, इन्होंने एड्रियाटिक सी को पार किया और वहाँ पर भी जाकर ग्रीक कॉलोनीज़ बनाई, जिनमें जो मोस्ट फेमस थी वो कौन सी हैं, वो है क्रोटान, मैग्ना ग्रासिया, सिराक्योस, तो और भी होंगे लेकिन ये बहुत फेमस थी। तो अब आपको एक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन इनका ब्लैक सी से लेकर मॉडर्न डे इटली तक समझ आ गया होगा। तो उसके अलावा फिर हम बात करेंगे इनके दरमियान कॉमनैलिटीज़ क्या थी। तो एक तो इनकी ज़बान, लैंग्वेज। आज भी ग्रीक अल्फ़ाबेट्स आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा व्हाट काइंड ऑफ द इम्पैक्ट दे हैव ऑन ह्यूमन हिस्ट्री। अल्फ़ा, बीटा, ओमेगा, गैमा, फाई, ये तमाम ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको आप बिखरा हुआ पाते हैं हर जगह साइंस के अंदर। और दूसरा जो मैंने बताया शायरी, और शायरी जो एंशिएंट ग्रीक हिस्ट्री के दो जो हैं शाहकार हम कह सकते हैं, एक इलियड और ओडेसी, ये दो नज़में हैं। इनको कहा जाता है एक नाबीना शायर हुमर ने लिखा जो बरबत पे इनको मॉडर्न डे टर्की या एशिया माइनर के मुख्तलिफ शहरों में गाया करता था। जो इलियड है, अगर किसी ने हेलन ऑफ ट्राय देखा हो तो वो तमाम इलियड की बुनियाद पर ही बनी है। ओडेसी एक बादशाह की वापसी का किस्सा है जंग के बाद। खैर इलियड का असर ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन लिटरेचर पे इतना ज़्यादा था कि ट्रेजेडी बिकेम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ लिटरेचर और उसमें हुमर का बहुत ज़्यादा था। हम ये एक सवाल तलब बात है, क्या महज हुमर ने ही ये अशार लिखे या
बाद में लोग इसके अंदर एडिशन करते रहे, ये एक अलग बहस। खैर हम आगे चलते हैं। कदीम यूनान के अंदर, ग्रीस के अंदर जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुई ऑन द शोर्स ऑफ मेडिटेरेनियन, उसके अंदर पहला बड़ा फ़लसफ़ी जिसे अरिस्टोटल कहता है वो मिलतस शहर के अंदर 600 BC के करीब पैदा हुआ और उसका नाम था थेल्स। थेल्स ने फ़िलासफ़ी का एक स्कूल कायम किया और उसके अलावा मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री और इल्म हय्यत के चीज़ों की असल में शक्ल है क्या उसको एक्सप्लेन किया। और उसके अलावा उसने पहली मरतबा नेचर ऑफ मैटर्स पर बात की। उसने कहा वाटर जो है पानी तमाम मादों की बुनियाद है। क्योंकि उस दौर में ग्रीक से इजिप्ट तक का सफ़र आम था, उसने सफ़र को नापने के लिए बहुत सारी ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस की जो उस दौर में बहुत काम आई। उसके बाद दूसरा नाम हेराक्लिटस का है जो 535 BC के अंदर एफेस शहर के अंदर पैदा हुआ। एफेस शहर जो है ये भी मॉडर्न डे टर्की के शोर्स के ऊपर आज भी मौजूद है। एक्सकेवेशंस के दौरान बहुत ज़्यादा वहाँ पर हिस्टोरिकल एविडेंसेस सामने आए हैं। उसने आकर नेचर को एक्सप्लेन किया इन अ इंटरेस्टिंग वे। उसने कहा द ब्यूटी ऑफ द नेचर इज़ कि जो चीज़ें हैं उनके दरमियान एक कंपटीशन है, एक मुकाबला है, और यही फितरत का सबसे बड़ा हुस्न है और यही नेचर की सबसे बड़ी कोर्ट, नेचर की सबसे बड़ी अदालत है। तो आपको अगर इस हवाले कुछ जहन में आता हो तो मैं आपको बताऊं एक कोटेशन, लाइफ इज़ अ स्ट्रगल टू एग्जिस्ट एंड द फिटेस्ट सर्वाइव। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डार्विन की। तो इसके नज़रियात ने इवन 18 और 19 सेंचुरी के अंदर हेगल, डार्विन और नत्शे जैसे लोगों को बहुत मुतासिर किया। उसके बाद थर्ड जो है फ़िलासफ़र वेरी फेमस, उसके बारे में ऑलमोस्ट सभी जानते ही होंगे। वो 495 BC के अंदर एक शहर आयोनिया के अंदर, सामोस, वहाँ पैदा, उसका नाम था फिसागोरस। यहाँ से वो माइग्रेट करके इटली के अंदर क्रोटान में चला गया और वहाँ उसने अपना एक स्कूल कायम किया। ही एक्सप्लेन्ड द नेचर ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स। उसने कहा जितनी भी कायनात के अंदर चीज़ें पाई जाती हैं ये इल्म रियाजी मैथमेटिक्स की बेस पे और इनके दरमियान मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, अददी रिश्ता, और उसको एक्सप्लेन भी किया। वो म्यूज़िक का दिलदादा था और उसने बरबत जो है उसकी तारों को भी मैथमेटिकल जो है अददी जो रिश्ते हैं उनके ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और उसके अलावा उसके जो फिसागोरस का थ्योरम है उसे तो सभी वाकिफ़ हैं। और उसके अलावा उसने कहा कि कायनात का सबसे बड़ा हुस्न उसके अंदर पाई जाने वाली तरतीब और एक डिसिप्लिन है, और उसे उसने कॉस्मॉस का नाम दिया। जी हाँ, कॉस्मॉस का। अब हम आ जाते हैं मॉडर्न ग्रीक हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न ग्रीक के अंदर और एथेंस के अंदर। आपने डेमोक्रेसी का नाम सुना होगा, तो जो लोग पॉलिटिकल साइंस से ज़रा भी दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पार्ट होने वाला है। हम बात कर रहे हैं कि शहरी रियासतें जो सिटी स्टेट्स बनी उसके अंदर एथेंस वाज वेरी फेमस। उसकी वजह क्या थी? 630 BC के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिस्टोक्रेट्स कह लें और उसको बहुत बड़ा पॉलिटिकल साइंटिस्ट कह लें, सोलन पैदा होता है। उसके दौर में क्या था कि ग्रीस के अंदर जो एटिका जिसका कैपिटल एथेंस था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन थी। जो गरीब क्लास थी, गरीब तबका, तो इतना गरीब हो चुका था कि ड्यू टू डेट्स और लोन्स उन्होंने अपनी तमाम ज़मीनें रहन रखवा दी थी और रीपेमेंट ना करने के बायस वो ग़ुलाम बन चुके थे। तो उन पर ग़ुलामी आ चुकी थी और बहुत सारे यूनानी शहरी भी ग़ुलाम बन चुके थे और अमीर महज और अमीर होते जा रहे थे। और ये वाज़े नज़र आ रहा, देयर आर 2 क्लासेस इन एथेंस और किसी वक्त भी सिविल वार शुरू हो सकती है। 594 BC के अंदर जब मैजिस्ट्रेट मुंतखब हुआ, एक पंचायती सा निज़ाम था, उसके मैजिस्ट्रेट सोलन बनता है, तो उसने कहा इस पोलराइजेशन और सिविल वार को रोकने के लिए अगर उसे अलाउ किया जाए तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहता है, एक डॉक्यूमेंट। एरिस्टोटल ने उसको मदर ऑफ द ऑल कॉन्स्टिट्यूशन कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट था ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशन या रियासत को चलाने के जो आइन है उनकी माँ है। और तकरीबन बाद की तारीख में देखें तो हमें उसकी बात तकरीबन दुरुस्त मालूम होती है। जब हम उसका जिक्र करेंगे, उसने दोनों तबकात के दरमियान एक बारगेन की कोशिश की। जो लोअर क्लासेस उनका ख्याल था ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स करेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसने ये काम किया, उसने उनको नाराज़ तो किया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स ना कर, लेकिन उसने उनके जितने भी लोन्स, डेट्स, जितने भी कर्ज थे, चाहे वो प्राइवेट थे चाहे गवर्नमेंट के, तमाम नल एंड वाइड करार दे दिए। दूसरा, उसने कहा आज के बाद किसी भी यूनानी को ग़ुलाम नहीं बनाया जा सकता। और उसने
तकरीबन 30,000 लोगों को वोटिंग राइट्स दिए, 6,000 लोगों से असम्बली का कोरम पूरा होता था। इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन कभी भी इंसानों ने कभी भी हासिल नहीं की थी किसी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। तो इसलिए इसको डेमोक्रेसी इसलिए कहा, ये इट्स एक ग्रीक वर्ड है। तो उसकी बुनियाद जो है सोलन का वो कॉन्स्टिट्यूशन बना। और उसके बाद जब उससे सवाल किया किसी ने कि क्या तुम्हारा बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन है वो बहुत मिसाली है, तो उसने कहा नहीं, ये मिसाली नहीं है। मेरे दौर के जो लोग थे, जो दो तबकात थे, ये एक दूसरे को इससे ज़्यादा वेटेज लेवरेज नहीं दे सकते थे, इसलिए एक बेहतरीन समझौता था। और एक कॉन्स्टिट्यूशन अपने वक्त में एक बेहतरीन समझौता ही होता है मुख्तलिफ़ क्लासेस के दरमियान। 68 ईयर्स की एज में उसने रिटायरमेंट ली और उसके बाद वो निकल पड़ा सफ़र के ऊपर और मुताले के शौक़ के ऊपर। उसने अपनी ज़िंदगी में महज एक मरतबा कुछ शहरियों की शहरियत जो है वो कैंसिल की, वोटिंग राइट। द रीज़न वाज, उसने कहा जब बहस और मुबाहिसा हो रहा था ग्रीस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी इसमें कोई पार्टिसिपेशन ज़रूरी नहीं, हम अपने मौक़िफ़ देना इसमें ज़रूरी नहीं समझते। तो उसने कहा नहीं, जब फ़र्द रियासत के मामलात से ख़ुद को अलग कर लेता है तो रियासतें तबाह हो जाती हैं, इसमें माफ़ी नहीं दी जा सकती। लिहाजा जो अपना सियासी किरदार अदा नहीं करना चाहते उन शहरियों की नेशनैलिटी या उनके वोटिंग राइट्स कैंसिल ही कर देने चाहिए। और उसने इक़्तिदार को छोड़ा। जी, तो कैसी लगी आपको सोलन की हिस्ट्री? और इसकी वजह से कहा जाता है कि डेमोक्रेसी जो है इट नर्चर्ड इन द ग्रीक पीरियड, और इसके असरात बाकी रियासतों पर भी पड़े। अब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री को थोड़ा सा बयान करेंगे इन शॉर्ट, क्योंकि हमने इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री को बेस बनाया है अपने इस पूरे सिलसिले के अंदर। तो हम उसकी बात करेंगे। पर्शिया कभी भी वैक्यूम ऑफ पावर नहीं होता, हमेशा दो या दो से ज़्यादा कुव्वतें होती हैं, बाईपोलर या मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ। आपने साइरस का नाम तो सुना होगा, साइरस द ग्रेट, जिसने एकमनीद यानी कि पहली अजीम फ़ारसी सल्तनत जिसे मेसोपोटामियाई या बाबली सल्तनत का ख़ात्मा किया। जी हाँ, बख्त नसर का बाबुल, और वहाँ से यहूदियों को आज़ाद किया ताकि वो अपने आबाई वतन जा सकें। उसने मॉडर्न डे टर्की के अंदर तक जो पर्शिया है उसकी सरहदें बढ़ा ली, और ये आयोनियाई सिटी जो से ये वेसल स्टेट बन गई ग्रीक के अंदर। उसके बाद दारा आता है। दारा ने एक्सपेंशन मज़ीद की और उसने नॉर्थ के अंदर जो वेसल स्टेट बनाया वो मैसेडोनिया और थ्रेस के अंदर। तो उसके क्या हुआ, उसका एक रिएक्शन पैदा हुआ ग्रीक स्टेट्स के अंदर। तो ग्रीक स्टेट्स ने उसको एक मुज़ाहमत की। व्हाट वाज द रिज़ल्ट? रिज़ल्ट वाज अ बिग वॉर। और दारा के दौर में ही एक 490 BC 490 BC के अंदर मैराथन की जंग हुई। जैसे ये जंग हुई तो एथेंस ने एक शख्स को दौड़ाया स्पार्टा की रियासत की तरफ कि वहाँ से कुमक लेकर पैगाम पहुँचाए। ये शख्स भागता हुआ, इसने तवील फासला बहुत ही कम वक्त में तय किया। मैराथन रेस इसी की ही बुनियाद बना। ताहम जब तक उनकी कमक आनी थी तब तक एथेंस वाले जो थे दारा की बहरी कुव्वत को ख़त्म कर चुके थे और मैराथन की जंग में फ़ारसियों को शिकस्त हो चुकी थी। और उसका बदला लेने के लिए 480 कबले मसीह के अंदर उसके बेटे जरकस ने फिर हमला किया, और इस मरतबा उसका सामना थर्मोपाइल्स के मुकाम पर हुआ स्पार्टा के साथ। लियोनाइडस ने 1400 स्पार्टन जो थे, बहुत ही आला फौजी महारत के लोग थे, उनसे सामना किया। और आपने 300 मूवी देखी होगी, दैट इज़ बेस्ड ऑन दैट इंसिडेंस। ताहम फ़ारसियों ने वो फतह हासिल की। ये फतह बहुत महंगी थी। उन्होंने एथेंस को घेरा ज़मीनी रास्ते से। एथेंस के लोगों ने एक समझौते के तहत एथेंस खाली कर दिया, और एथेंस को गुस्से में आकर फ़ारसियों ने, पर्शियन ने नज़र आतिश कर दिया। मगर इस फतह को बरकरार ना रख सके और इस्लामीज़ की जंग के अंदर फिर जो ग्रीक नेवी थी, उनकी एक यूनियन थी सिटी स्टेट्स की, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से शिकस्त दे दी। और उसके अलावा जब जरकस की मौत हुई तो ये सिलसिला ख़त्म हुआ, और अलबत्ता ग्रीक एक मजबूत नेवल पावर के तौर पर उभरे। हीरोडोटस जो मशहूर ग्रीक हिस्टोरियन है वो 484 BC के अंदर एशिया माइनर के अंदर ही पैदा हुआ, और बाद में वो यूनान या ग्रीस के अंदर गया, और उसने कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ग्रीक नेशनलिज्म को उभारा पर्शिया के ख़िलाफ़ व्हेन ही माइग्रेटेड टू द ग्रीक सिटी स्टेट्स। जी, और अब हम बात करेंगे कि गोल्डन एज ऑफ एथेंस।
हम उसको ग्रीकी गोल्डन एज क्यों नहीं कह सकते कि एथेंस हमेशा एक मरकज़ियत रही और क्यों गोल्डन एज के अंदर, वो हम उसके बारे में एक दिलचस्प सी बात करेंगे। हमने सोलन की बात की थी। अब ईरानियों के हाथ तबाह होने के बाद एथेंस के पास एक नया लीडर उनके हाथ आया, वो था पेरिक्लीस। 467 बीसी के करीब वो पैदा हुआ और वो असम्बली का लीडर था। असम्बली को उस वक्त वो लोग स्ट्रेटागोई कहते थे और उसका लीडर था। लेकिन उसने क्या तब्दीली की? हिमसेल्फ ही वॉज फॉन्ड ऑफ फिलोसफी, म्यूज़िक, आर्ट एंड लिटरेचर। जो मॉडर्न डे ग्रीस के अंदर लोग देखने जाते हैं, ओल्ड एथेंस के रिमेन्स जितने भी हैं, आसार जो हैं पुराने एथेंस के, दरअसल वो पेरिक्लीस का बनाया हुआ ही एथेंस था। उसने कंस्ट्रक्शन के अंदर शानदार काम करवाया, फ़िलासफ़ी की पैटर्नेज दी और एक आज़ाद फ़िज़ा कायम की। इसी वजह से बहुत सारे इंटेलेक्चुअल ही एथेंस के अंदर आने शुरू हो गए। तो तकरीबन वो आलमोस्ट फॉर 4 डेकेड्स असम्बली का लीडर रहा और उसी के दौरान 438 में हेरोडोटस जो बहुत मशहूर हिस्टोरियन है वो एथेंस आया। उसके मुकाबले में दूसरी बड़ी रियासत जो थी वो स्पार्टा थी, जो बज़ाहिर इनकी मुखालिफ थी और इनकी आपस में जंगें भी होती थी। स्पार्टा ने फ़िलासफ़ी पर ही पाबंदी आयद कर दी। उनका ख्याल था कि नौजवानों के जहन के अंदर कन्फ्यूजन्स पैदा करती है फ़िलासफ़ी, जबकि उन्हें मिलिट्री की ज़रूरत है। तो टीन एज के अंदर ही बच्चे को ले जाया जाता था और 6-7 बरस तक उसको फ़ौजी ट्रेनिंग देकर फिर उसकी फ़ैमिली को वापस किया जाता ताकि वो एक खालिस सिपाही बन सके। अगर मूवी 300 आप देखें तो कमोबेश इसी हुलिये के ही स्पार्टन्स हुआ करते थे, जंगजू। तो इसीलिए एथेंस जो है वो एक पनाहगाह बन गई आज़ाद जहनों के लिए भी। तो उसके अंदर पेरिक्लीस का जो पैटर्नेज था ये बहुत काम आया। तहम बाद में स्पार्टा से जंग करना, उसका शौक़ बहुत महंगा उसको पड़ा और उसकी एथेंस को एक कीमत अदा करनी पड़ी। खैर उसका हम आखिर में ज़िक्र करेंगे। उसने तामीरात जो कराई, उसके अंदर पायरियस जो जदीद किस्म की एक बंदरगाह थी एथेंस के अंदर, वो भी तामीर करवाई ताकि उनकी मईशत को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इसके निशानात आज भी मिलते हैं। उसके दौर में उसने फ़िलासफ़र्स जो थे, ड्रामा राइटर्स जो थे, उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात पैदा किए और उनको एक फ्री स्पेस दी एथेंस के अंदर। अब हम उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं। पहले हमने की मॉडर्न टर्की के अंदर इनिशियल, अब हम मॉडर्न का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर में हम सोक्राटीज़, प्लेटो, एरिस्टोटल यानी सुकरात, अरस्तु, अफलातून, इनका तज़किरा करेंगे। उससे पहले जो अहद ज़री के जो दानिश्वर हैं उनको एक काम करते हैं। मैंने बताया था कि हम एक्सप्लेन करने से पहले एक बात आपको फिर मैं रिपीट कर दूं कि उन्होंने मंतक, लॉजिक की बुनियाद के ऊपर नेचर को एक्सप्लेन किया। दैट वाज देयर प्राइम ऑब्जेक्टिव और बेसिक थीम। उसके अंदर एनेक्सागोरस 500 बीसी के अंदर ये पैदा हुआ। ये भी एथेंस के अंदर आया था, अयोनियाई सिटी के से माइग्रेटेड था और उसने नेचर को एक्सप्लेन किया। उसने नेचर के बारे में, ऑन नेचर, उसने एक ट्रीटिस, उसको मकाला एक लिखा, एक थीसिस था उसका अपना। उसने कहा जितनी भी अशियाँ हैं वो मट्टी, नमी और हरारत से बनी हैं और इन्हीं के ही कम्बिनेशन से अगर हम साख्त की बुनियाद पर बात करें इस कायनात की। और उसने कहा फितरत को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी इल्लत, कैरेक्टरिस्टिक को बयान करना पड़ेगा। वी हैव टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नेचर और उसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैटर। ये बेस बना बाद में जदीद फ़िलासफ़ी और साइंटिफिक डेवलपमेंट का भी। और उसके अलावा उसने जब इन चीज़ों को ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक देखा तो उसने कहा कि जो सूरज है मैं उसे आग का गोला समझता हूँ, जबकि जितने भी आर्याई थे वहाँ सूरज को बड़ी मरकज़ी हैसियत हासिल थी बतौर देवता। नतीजतन उसको तनकीद का सामना करना पड़ा और आखिर असम्बली के हाथों बेइज्जत होने का उसे जला वतन होना पड़ा एथेंस से। तो दूसरी मिसाल भी इसी तरह की है प्रोटागोरस की। वो 420 बीसी के करीब थ्रेस सिटी के अंदर पैदा हुआ। उसने भी माइग्रेट करके आया एथेंस के अंदर। जब उसने भी अपने इस तरह एक फ़िलोसॉफिकल वर्क जो था वो शुरू किया, जब उसने एक्सप्लेन किया, उसने कहा जहाँ तक देवताओं के वजूद का ताल्लुक़ है तो उसके पास कोई दलील नहीं। उसकी ये बात इतनी ख़तरनाक साबित हुई कि असम्बली ने ना सिर्फ उसे जलावतन किया बल्कि उसकी जितनी तहरीरें थी वो भी रद्द अमल के तौर पर जला दी। उसके बाद अगला फ़लसफ़ी वो बड़ा मशहूर है, बहुत सारे लोग इस बारे में जानते होंगे। हम बात करें डेमोक्राइटस की। वो भी तकरीबन 490 बीसी के करीब थ्रेस के अंदर ही पैदा हुआ। वो मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी
और नेचर ऑफ द मैटर के ऊपर उसने बहुत कुछ लिखा और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी। बट ही इज़ फेमस फॉर हिज थ्योरी ऑफ एटम। उसने कहा कायनात नाकाबिल तकसीम ज़र्रात पर मुश्तमिल है जिसे हम एटम कहते हैं। तो इस थ्योरी के अंदर उसको शोहरत दवाम भी मिली। उसके बाद जिस शख्स का जिक्र करना हम ज़रूरी समझते हैं मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर और बाद निज़ाम भी मेडिकल के शोबे के ऊपर, जो मेडिसिन के ऊपर, तिब के ऊपर के असरात बहुत ज़्यादा थे, वो था हिप्पोक्रेटस, बुकरात। वो भी तकरीबन 460 कबल मसीह में एवनाई शहर, जो आयूनिया का जो शहर है कौस, उसके अंदर पैदा हुआ। लेकिन इसे माइग्रेट करके इसने भी यूनान की सिटी स्टेट्स के अंदर घूमता फिरता रहा। फिर एंड में जाकर इसने अपना एक स्कूल कायम किया और वहाँ पर इसने उसके बाहर लिख कर लगा दिया कि मेरे स्कूल के अंदर एडमिशन जो है, दाखिला उसे दिया जाएगा जो इन 2 स्कूलों पे पूरा उतरता हो, उसे ओथ लेनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी बीमारियां हैं उनमें किसी की वजह या उसकी एक्सप्लेनेशन में आपने ये नहीं कहना कि आसमानी तौर पर उतनी, बल्कि ये ज़मीनी तौर पर उतनी है और मादी हैं, और इनका इलाज भी आपने इसी ज़मीन पर मादी तरीके से ही तलाश करना है। और दूसरा हल्फ ये लेना पड़ता था ओथ कि मरीज़ जो है, पेशेंट, वो आपके लिए एक पेशेंट है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, उसका रंग, नस्ल, मज़हब आपके लिए मैटर नहीं करता। ये आज भी जो डॉक्टर हैं, मौलजीन हैं, ये उनके हल्फ का बुनियादी हिस्सा है। तो बुकरात के बग़ैर हिस्ट्री ऑफ मेडिसन या तिब जो है, मेडिकल की हिस्ट्री मुकम्मल नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट हम एक ज़िक्र करेंगे, हम सबका जिक्र नहीं, मुख्तसर जो बहुत अहम थे उस दौर के इंटेलेक्चुअल्स में आयोक्रेटस, जो 436 के अंदर BC के अंदर पैदा हुआ। ही इज़ फेमस फॉर हिज वर्क फॉर प्रोज, जो नसर निगारी, उसके ऐसे राइटिंग, जो इंशा परदादी या मजमून निगारी है, कहा जाता है कि ये सिन्फ शुरू ही इस शख्स से होती। तो इसका इम्पोर्टेंस यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो मॉडर्न डे एथेंस के अंदर हमने उनका जिक्र किया जो ज़ेर अताब है। वैसे एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, एपिक्यूरस है, डियोजेनस और बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम महदूद है तो आपको एक मुख्तसर तारुफ देना था। अब हम जिस अगले सब्जेक्ट को टच कर रहे हैं वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है ड्रामा। जो ग्रीक लोग थे उनके यहाँ जो तफरी थी, अम्यूज़मेंट, उसके 2 ही सोर्सेज थे। पहला थिएटर, ड्रामा, और दूसरा आफ्टर 4 इयर्स उनकी जो एथलेटिक्स गेमें होती थी ओलंपिया के अंदर। मॉडर्न ओलंपिक्स उसी पर ही बेस है क्योंकि ओलंपिया सिटी उसके अंदर उनकी खेलें होती थी और उसके वो बड़े ही दिलदादा थे। अब हम बात करते हैं ड्रामा के अंदर। यूनान के अंदर जो पहला बड़ा ड्रामा, नहीं वैसे ड्रामा ना जाने कब से लिखा जा रहा है, थिएटर जो है उसके खंडरात तो हमें मॉडर्न डे टर्की जो है उसके अंदर एक्सकेवेशंस के अंदर मिले हैं, जो अर्ली ग्रीक हिस्ट्री के अंदर। लेकिन हम बात करें स्काइलस की, 460 BC के करीब कहा जाता है। उसका एक बहुत मशहूर ड्रामा जिसने शोहरत दवाम बख्शी, वो था प्रोमथीसियस बाउंड। इसके अंदर प्रोमथीसियस एक देवता है जिसने इंसान को आग की टेक्निक सिखाई, और जो सबसे बड़ा देवता जीवस है वो सज़ा के तौर पर क्या करता है, उसे एक चट्टान से बांध देता है जहाँ से रोज़ एक गिद्ध नोचता है। तो जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था, इनके यहाँ क्लर्जी नहीं, तो ये देवताओं की इंसानी शक्ल में ही ज़मीन पर ले आए, और ड्रामों में भी उनका ऐसे ही तज़किरा मिलता है। उसके बाद जो अगला ड्रामा है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो है ओरेस्टिया। ये ओरेस्टिया ड्रामा जो है, इसके अंदर मैंने इलियड जहाँ जिक्र किया है, आपने हेलेन ऑफ ट्राय देखी होगी। ट्राय को तबाह करने के बाद जो फातहीन है, एग्मिनॉन उनका शहंशाह, वो वापस आता है तो उसकी बीवी क्लेमेनेस्ट्रा जो है उससे बेवफाई करके अगस्थियस जो है उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाती है। उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर वो अपने बेटे ओरेस्टस को भी कत्ल करवाने की कोशिश करती है और अपनी बेटी इलेक्ट्रा को कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करती है। लेकिन खुशकिस्मती से ओरेस्टस बच जाता है और वो फिर जवान होने के बाद अपनी बहन से मिलता है। बहन इलेक्ट्रा उसे उकसाती है और वो अपने बाप का बदला यूँ लेता है, अपनी माँ और उसके आशिक को कत्ल कर देता है, जैसे ड्रामे का अख्ताम हो जाता है। अगर आप ये स्टोरी ड्रामा से दिलचस्पी रखते हैं और ये स्टोरी आपने सुनी है, तो शेक्सपियर का एक ड्रामा है हैमलेट। आपको हैमलेट के अंदर ऑस्ट्रिया की गूंज सुनाई देगी, तकरीबन मिलती जुलती स्टोरी। तो आप इस बात से समझ लीजिए कि ग्रीक ड्रामा जो है उसकी जो ट्रेजेडी है उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा था। और उसके बाद हम दूसरा जो मशहूर ड्रामा निगार जो हुआ, ड्रामा राइटर, वो है सोफोक्लीस। कहा जाता है 468 के अंदर जब स्काइलस बहुत पॉपुलर था
ग्रीक के अंदर तो एथेंस के अंदर तो वो एक ड्रामे का, जैसे मैंने बताया कि ओलंपिया मुकाबले ड्रामों के भी मुकाबले होते थे। तो 57 साल स्काइलस जो है 25 साल नौजवान सोफोक्लीस से वो ड्रामे का मुकाबला हार जाता है। सोफोक्लीस के बहुत सारे ड्रामे हैं, इनमें बहुत कम जो हैं हम तक पहुँची है। उसके अंदर इलेक्ट्रा जो है वो ओरेस्टिया की प्लॉट की एक्सटेंशन है, उसी की बुनियाद पर इलेक्ट्रा वाले ड्रामे को ही उन्होंने आगे बढ़ाया। उसके अलावा मज़ीद उसके एजेक्स, एडिपेक्स रेक्स और एंटीगोन, ये इसके मशहूर ड्रामे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सबसे ज़्यादा मशहूर व मारूफ ड्रामा निगार जिसने मॉडर्न ड्रामा के अंदर ट्रेजेडी को एक नया रुख दिया, वो है यूरिपिडीज़। यूरिपिडीज़ 480 BC 480 कबल मसीह के अंदर पैदा हुआ। इसने एक ड्रामा लिखा ट्रोजन वुमेन, ट्रोजन औरतें। ये कहाँ से शुरू होता है? जहाँ से इलियड ख़त्म होती है। जब उसका अख्ताम होता है तो जो शहनशाह प्रियाम है वो मर चुका है, धोखे के साथ ट्राय को तबाह कर दिया गया। तमाम जो जितने भी हैं नौजवान हैं, मर्द हैं, उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, औरतों को ग़ुलाम और दाश्ताएँ बना लिया जाता है। जब ये अमल जारी होता है तो ट्राय का बूढ़ा शहनशाह प्रियाम वो मर चुका है, उसका बहादुर बेटा जो हेक्टर है उसको अर्किलीस ने कत्ल कर दिया। अगर हेलेन ऑफ ट्राय आपने देखी हो तो कम वेश यही स्टोरी। इस दौरान जो मलका हकूबा जो है प्रियाम की बीवी है, वो अपनी बेवा बहू से कहती है कि तुम ग़ुलामी कबूल कर लो मफ्तूहीन की, जो फ़ातहीन हैं मफ्तू हो चुके हैं, हम ग़ुलाम बन चुके हैं, तो इससे मेरा पोता जो नौमौलूद बच्चा है इस्तियाना वो बच जाए। मगर इसी दौरान क्या करते हैं जो फ़ातहीन हैं वो उस बच्चे को पकड़ते हैं और कले की फसील से नीचे फेंक देते हैं, इस डर से कि बड़ा होकर कहीं ये इंतकाम ना ले। उस बच्चे की मौत के साथ एक दिलदोज़ किस्म की चीख मलका हकूबा की निकलती है और वो फ़ातहीन को बद्दुआएं देती है। ये तमाम मुकालमे, तमाम ड्रामे शायराना अंदाज में लिखे जाते हैं। यहाँ पर उसका अख्ताम हो जाता है। मगर इसका जो प्लॉट था, इसके जो डायलॉग थे वो इतने सख्त थे कि उसका बड़ा रद्द-ए-अमल हुआ और उस रद्द-ए-अमल के नतीजे में यूरिपिडीज़ को एथेंस छोड़ना पड़ा। अब उसका मुरब्बी और उसका दोस्त पेरिक्लीस जो वो मर चुका था। अब एथेंस के अंदर उसका एक ही दोस्त बचा था, वो था सुकरात, और सुकरात खुद ज़ेर अताब था। और अब हम मज़ाह निगारी की बात करेंगे। इसकी भी बुनियाद ड्रामा के अंदर ये भी यूनानियों से ही शुरू होती है। जी हाँ, हम बात करेंगे एरिस्टोफेंस। एरिस्टोफेंस तकरीबन 460 कबल मसीह के अंदर एक मज़ाह निगार ये पैदा हुआ। इसने सुकरात के ऊपर उसकी ज़िंदगी में ही एक खाका लिखा और उसका ख़ासा मजाक उड़ाया। इसका काम जो है महफूज नहीं है, और भी मज़ाह निगार होंगे, लेकिन मज़ाह निगारी के साथ एक मसला ये है कि करंट अफेयर अपने दौर से मुतल्लिक होता है। जैसे ही वो दौर पुराना होता है तो महजूज इतना नहीं करता। तो यहाँ पर हम जो है फर्स्ट एपिसोड ऑफ ग्रीक हिस्ट्री इसको एंड करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और इसकी फ़ाइनल और सेकंड एपिसोड का इंतज़ार करें। और इंशाल्लाह आपसे फिर इसकी फ़ाइनल एपिसोड के साथ जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।